आज है साल के आखिरी महीने की शुरुआत और नवंबर के दमदार महीने के बाद दिसंबर के महीने में पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ बाजार शुरुआत करने की तैयारी में। भले ही दिख रही हो सुस्ती एसजीएक्स निफ्टी में, लेकिन बाजार रहेंगे चुस्त दुरुस्त। और ऐसे में क्या है लेवल्स इंपॉर्टेंट, कैसे करें आप आज की, हफ्ते की और पूरे महीने की तैयारी, इस पर रहेगा खास फोकस। तो स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। 3 दिन के वीकेंड के बाद मार्केट एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। अनिल जी बताइए, साल के आखिरी महीने के पहले ट्रेडिंग सेशन के लिए मूड माहौल कैसा लग रहा है सर? मूड माहौल ठीक है दीप, और खासतौर से मूड माहौल इस लिहाज से ठीक है कि कल आपकी छुट्टी थी और कई बार लोग है ना वीकेंड पर स्पेशली डाउ को देखकर, डाउ फ्यूचर्स को देखकर, ग्लोबल मार्केट्स को देखकर सवाल पूछते हैं, ट्वीट करते हैं कि अरे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि भाई शांत रहिए, जब खुलेगा उस समय देखेंगे। अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नल जो मिलता है वो सुबह 9:15 बजे मिलता है, 9 बजे मिलता है, जब आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत होती है। तो हड़बड़ी क्यों है, जल्दबाजी क्यों है? पॉइंट सिंपल है, क्योंकि तस्वीरें बदलते और बनते हुए वक्त नहीं लगता। आप देखिए, अगर कल हम खुले होते तो शायद एक मुश्किल भरा ट्रेडिंग सेशन होता, थोड़ा करेक्शन होता, लेकिन आज जब हम शुरुआत कर रहे हैं हफ्ते की दीप, तो काफी बेहतर है। डाउ फ्यूचर्स 225 अंकों का उछाल दिखा रहे हैं, तो कल की कमजोरी से उभरते हुए। आइए पहले मैं आपको एक बार ट्रिगर्स बता दूं क्या कुछ है। 350 अंकों का नुकसान कल डाउ में रहा है, और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जो आधा दिन का ट्रेडिंग सेशन था, वहां डाउ हल्का 35 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर 2 ट्रेडिंग सेशन के संकेत आप लें तो लगभग 250-250 अंकों का नुकसान डाउ में रहा है। उतनी की उतनी रिकवरी करता हुआ दिख रहा है आपको डाउ फ्यूचर्स। इसका मतलब यह कि 2 दिनों में जस के तस हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो इसलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे लोगों ने शुक्रवार, शनिवार, सोमवार को 200-200 पॉइंट नीचे भी एसजीएक्स निफ्टी देखा है, और जिन्होंने अपना ब्लड प्रेशर फालतू में बढ़ाया उनके साथ मेरी सहानुभूति है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब लंबा वीकेंड हो तो फाइनली कहां खुलना है वो वक्त बताता है, और इसलिए हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें। लेकिन आपको एक चीज में सावधानी रखने की जरूरत है, वो ये कि अगर आप आज वायदा कारोबार के ट्रेडर हैं, कैश मार्केट के ट्रेडर हैं, तो आज से ब्रोकर्स के लिए पीक मार्जिन नियम लागू होते हुए दिख रहे हैं। इसके चलते हो सकता है ब्रोकर्स आपकी लिमिट कट करें, कम करें, और आपको आसानी से ट्रेड करने वाले से करना, जो पहले अब तक आसानी से आप ट्रेड कर पाते थे, उसमें थोड़ी सी मुश्किल आ जाए जब तक कि नए नियमों से ब्रोकर्स और क्लाइंट सारे एडजस्ट न हो जाएं। तो ये एक नए नियम है जो आज लागू होते दिखेंगे। Q2 जीडीपी ग्रोथ -7.5% आई है, हमारी उम्मीद से कम गिरी है। जीडीपी है तो नेगेटिव, लेकिन कम गिरी है। और आज नवंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े भी आने की तैयारी में। जीडीपी बिल्कुल अनिल जी, तो ढेर सारे क्यूज हैं जहां पर बाजार की नजर रहेगी सर, और इन सभी क्यूज पर हम चर्चा भी करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे। पर ये जो आपने पीक मार्जिन की बात कही सर, इस पर एक बार फिर से आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि फ्राइडे को तो आपने बहुत अच्छी तरह से नियम समझा दिए थे, जो 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ नियम्स में बदलाव हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए हैं। पर एक बार फिर से ये पीक मार्जिन के नियम जरा समझा दीजिए सर, और साथ ही इसका वॉल्यूम्स पर क्या असर पड़ सकता है, किस तरह से देखना चाहिए? दीप देखिए, सिंपल चीज क्या है कि जो एक नए नियम आए, इस नए नियम में ये नियम बनता है कि अगर दिन भर में किसी भी एक पॉइंट पर हाईएस्ट एक्सपोजर ब्रोकर का क्या रहता है मार्केट में, और उसके बेसिस पर आपसे मार्जिन, उस पर मार्जिन लगाया जाएगा, और वो मार्जिन आपको अपने क्लाइंट से लेना है। ये नियम है। अब होता क्या है, समझिए आपने किसी ब्रोकर ने आपको इंट्राडे में 5 टाइम या 10 टाइम ट्रेड करने की लिमिट दी है, 20 टाइम ट्रेड करने की लिमिट दी, क्योंकि ब्रोकर्स इंट्राडे में लिमिट देते हैं। और अब तक सिस्टम ये था कि जो इंट्राडे में ब्रोकर्स लिमिट देते थे, वो ब्रोकर अपनी तरफ से फंड कर देता था, कि ब्रोकर अपना एक डिपॉजिट एक्सचेंज में रखता है, एक्सचेंज में उनको इंट्राडे बेसिस पर वो लिमिट देता है, और वो लिमिट ब्रोकर अपनी मर्जी से अपने क्लाइंट्स में बांट सकता है। लेकिन अब जब पीक मार्जिनिंग सिस्टम क्लाइंट वाइज होने जा रहा है, तो बदलाव क्या होगा? बदलाव ये होगा कि सपोज आप ऑन एन एवरेज 2 लोट करते हैं, किसी एक वक्त आपने 5 लोट का ट्रेड किया, फर्ज करें, तो अब आपका जो मार्जिन गिना जाएगा वो पीक मार्जिन 5 लोट पर गिना जाएगा। उस 5 लोट के पीक मार्जिन का कम से कम 25% आपको अब क्लाइंट से वसूल करना जरूरी है एंड ऑफ डे। और अगर आपने वो नहीं किया तो वो मार्जिन की पेनल्टी लगेगी। अभी 25% है, धीरे धीरे ये बढ़ेगा। तो फर्ज करें कि अभी तक आपका काम कम मार्जिन से चल जाता था, क्योंकि पीक मार्जिन तो एक ही बार होता है, राइट? हाईएस्ट पोजीशन आपकी समझिए अगर एक ही बार हुई, किसी वक्त एक बार आपको ऐसा लगा कि अरे बहुत
बहुत बढ़िया खबर आई है या बहुत बढ़िया ट्रेड है या बहुत बढ़िया लेवल्स पे निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक आया मुझे लेना है, अचानक से आप बड़ी क्वांटिटी लेते हैं। बाकी नॉर्मली आप छोटी छोटी क्वांटिटी करते हैं। कहते हैं ना कि अगर सपोज कोई ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर 100-200 शेयर ले रहा है, 500 शेयर ले रहा है या एट ए टाइम 1-2 लाख रुपए का एक्सपोजर ले रहा है, लेकिन अचानक से उसे लगे कि अरे कुछ ऐसी खबर आई, मूड माहौल बदला है, मैं बड़ी पोजीशन लूंगा कि 1-2 लाख की नहीं लेकर 10 लाख की लूंगा। ब्रोकर आपको इंट्राडे में लिमिट देकर रखता है और आप आराम से ले लेते हैं। एंड ऑफ डे अगर आप स्क्वायर ऑफ कर देते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बदले हुए नियमों के मुताबिक अगर आप इंट्राडे में कोई पोजीशन लेते हैं, एंड ऑफ डे स्क्वायर ऑफ कर भी देते हैं, तो किसी भी समय दिन के दौरान आपकी जो हाईएस्ट पोजीशन रही है उस पर जो मार्जिन बनता है उस मार्जिन का 25% ब्रोकर को क्लाइंट से वसूल करना जरूरी है। ये नियम में बदलाव हुआ है। तो अब तक आपके मार्जिन की फाइनेंसिंग ब्रोकर कर देता था। वो इसलिए करता था कि दिन के दौरान वो आपकी रिस्क मैनेज कर रहा है, मार्जिन का डिपॉजिट रखकर वो इंट्राडे लिमिट एक्सचेंज से ले रहा है और उसके बदले में जब आप ज्यादा ट्रेड करते हैं तो उसके लिए ब्रोकरेज बनती है। करेक्ट। तो ये फॉर्मूला था। लेकिन ब्रोकरेज बनने के फॉर्मूले के साथ अब एक्सचेंज चाहता है कि लोग ओवर ट्रेड ना करें, ओवर मार्जिनिंग ना करें। तो उस लिहाज से आपके लिए अब वो ट्रेड ब्रोकर की तरफ से देना मुश्किल होगा। ब्रोकर कहेगा भाई कि सपोज आपने जो मार्जिन दिया, फिर ब्रोकर कहेगा भाई इससे 4 गुना से ज्यादा मैं आपको इंट्राडे में ट्रेड नहीं करने दूंगा। सपोज आपने 50,000 रुपए मार्जिन दिए, राइट। 50,000 के सामने 2 लाख रुपए तक की मार्जिन की रिक्वायरमेंट आई, उतना आप ट्रेड कर सकें। और 2 लाख रुपए तक के मार्जिन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना आप एक्सपोजर ले सकते हैं किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में, उतना ही आपको अलाउ किया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जब तक ये नए नियमों के साथ आप एडजस्ट न हो जाएं, तब तक आप कृपया करके फ्रेंचाइजी को, ब्रांच को, ब्रोकर को, ब्रोकर्स के रिस्क मैनेजमेंट को परेशान न करें। नए सिस्टम के साथ सबको एडजस्ट होना जरूरी है, आपको भी और ब्रोकर को भी। और किस तरह से ये मार्जिनिंग सिस्टम लागू होंगे और दीप इसके चलते डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है कि वायदा कारोबार के आपको वॉल्यूम्स आज थोड़े कम होते हुए दिखेंगे जब तक कि अगले 2-3 दिनों में आप एडजस्ट न हो जाए। जरूरी नहीं कि मार्केट गिरे या बढ़े, गिरना या बढ़ना नहीं, गिरना या बढ़ना तो फ्लोज पर डिपेंड करेगा। लेकिन वॉल्यूम कम होने से प्राइस डिस्कवरी पर असर पड़ता है। अगर वॉल्यूम्स कम होंगे, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको खरीदने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जितना एग्रेसिव लेंगे उतना ज्यादा आपको वॉल्यूम कम होने की वजह से उसकी प्राइस उतनी बढ़ेगी। या बेचने जा रहे हैं तो आपके वॉल्यूम कम होने की वजह से बेचने में आपको ज्यादा भाव तोड़कर बेचना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम्स कम होने की आशंका पूरी आज नजर आती है, क्योंकि एक बार ब्रोकिंग कम्युनिटी, एक बार सारे उनके ब्रांच ऑफिसर्स, फ्रेंचाइजीज अक्रॉस कंट्री, वो लोग एडजस्ट होकर देखना चाहते हैं कि किस तरह से मार्जिनिंग सिस्टम लगेगा, किस तरह से अगर कम हुआ तो पेनल्टी आएगी, किस तरह से एंड ऑफ डे आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। उसके सारे नियमों की क्लैरिटी आने में मुझे लगता है कि ये हफ्ता जाने वाला है। तो इस हफ्ते आप आराम से ट्रेड करने के पहले ओवर ट्रेड न करें, कम ट्रेड करें, वो ज्यादा बढ़िया होगा। और दूसरी बात है कि चूंकि लिक्विडिटी कम होगी तो आपको उस हिसाब से, हालांकि रिटेल इन्वेस्टर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को तो 1-2 लोड करने होते हैं, 2-4 लोड करने होते हैं, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्हें ट्रेड करने के पहले लिक्विडिटी चेक करनी होगी कि वाकई में मार्केट में आज भी उतनी डेप्थ है या नहीं। तो पीक मार्जिनिंग सिस्टम को अच्छे से समझ लीजिए। दिन के दौरान आपकी जो भी हाईएस्ट पोजीशन है उस पर जितना भी मार्जिन बनता है उस मार्जिन का 25% आपको भरना पड़ेगा। बस सिंपल चीज ये समझ लीजिए। समझिए दिन के दौरान 1 करोड़ की पोजीशन ली, उस पर मार्जिन बनता है 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए बनता है। उस 20 लाख रुपए का 5 लाख रुपए तो आपके पास ब्रोकर के पास आपका होना ही चाहिए। ये मार्जिन का नया सिस्टम। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये तो आपने क्लियरली समझा दिया। पर ये जो पॉइंट है सर, ये वॉल्यूम्स पर जो नियर टर्म इम्पैक्ट आएगा एडजस्टमेंट बेसिस पर, कुछ लोगों का मानना है कि शायद अब कैश मार्केट के वॉल्यूम्स इसकी वजह से ज्यादा बढ़ सकते हैं या फिर इंट्राडे ट्रेड्स कम होंगे, थोड़े पोजिशनल ट्रेड्स ज्यादा होंगे। क्या ये समझ ठीक है? ये समझ तो ठीक है। दूसरी वाली जो आपने कहा कि इंट्राडे ट्रेड्स के बजाय आपके लिए पोजिशनल ट्रेड होना ज्यादा संभावना है, वो भी मैं ये कहूंगा कि पोजिशनल ट्रेड होंगे या नहीं होंगे वो भी कहना गलत हो सकता है कि भाई जिसको खरीदना है इंट्राडे में वो इंट्राडे ही खरीदेगा। आप भले उसको 100 खरीदने दो या 500 खरीदने दो, जिसको इंट्राडे करना है इंट्राडे। तो पोजिशनल ट्रेड के वॉल्यूम बढ़ेंगे, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। दूसरी बात, क्योंकि जिनको डिलीवरी नहीं लेनी उनको नहीं लेनी है, भले आप कम ट्रेड करने दो, भले ज्यादा ट्रेड करने दो। दूसरी बात, मार्जिन आपके वायदा कारोबार में लग रहे हैं, क्या इसकी वजह से कैश मार्केट का वॉल्यूम बढ़ेगा? मेरा कहना है ना। देखिए, जो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स वो अलग तरह के ट्रेडर्स हैं, वो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले ट्रेडर हैं। अगर वायदा कारोबार में आप एक लॉट खरीदते हैं, अमूमन 10 लाख रुपए की वैल्यू का है, ठीक है,
कोई 7-8 लाख का हो सकता है, कोई 12-15 लाख का हो सकता है। 10 लाख रुपए की वैल्यू का ट्रेड आप कैश मार्केट में करने जाएंगे तो आपके लिए इंपैक्ट कॉस्ट होगी, लिक्विडिटी का इश्यू होता है। यहां पर एक बटन में आपका एक लोट आ जाता है, एक लोट आपका आराम से 8-10 लाख का एक्सपोजर दे जाता है। तो उतने के उतने ट्रेड में और होता ये भी है कि आमतौर पर ट्रेडर्स की मानसिकता क्या होती है, आप एक लोट खरीद रहे हैं और यही अगर आप कैश मार्केट में कन्वर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान तो नहीं है लेकिन आइडिया है, अब आइडिया अगर आप एक लॉट खरीदते तो मेरे ख्याल से 50-60 हजार शेयरों का तो होता ही होगा, और यही आप कैश मार्केट में 50,000 शेयर खरीदने की सोचें तो अचानक से ऐसा लगता है अरे बहुत लाइफ में बड़ा काम करने जा रहे हैं। इसलिए कैश मार्केट में वॉल्यूम शिफ्ट होंगे, इसकी संभावना कम है। दूसरी बात यह कि लोग इंट्राडे ट्रेड करने के बजाय पोजिशनल ट्रेड करेंगे, इसकी संभावना भी कम है। मुझे जो संभावना दिखती है दीप, वो ये कि इंट्राडे में आपके लिए जो भी इंडेक्स है या जो भी आपके स्टॉक्स हैं उसमें वायदा कारोबार में वॉल्यूम कम होगा। फिलहाल तो ये होगा, बाद में शिफ्टिंग होगी नहीं होगी देखा जाएगा, लेकिन मुझे संभावना कम दिखती है दीप। ओके सर, तो ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है सर, जो आपने पूरी तरह से पीक मार्जिन के नए नियम्स हमें समझा दिए और साथ ही किस तरह इस पर वॉल्यूम्स पर इंपैक्ट रहेगा, नजर रखते हैं इस एक्शन पे। सर एक क्वेश्चन था फंड फ्लोज को लेकर, वैसे तो दमदार खरीदारी दिख रही है और फ्राइडे को भी देखने को ही मिली। नवंबर का महीना जो रिकॉर्ड रहा है, 65,000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हमने नवंबर में देखी है। पर सर इसी साल मार्च के महीने में 65,000 करोड़ के हमने बिकवाली भी देखी थी एफआईज की तरफ से। मार्च में बॉटम था जब 65,000 करोड़ की बिकवाली हुई, नवंबर में 65,000 करोड़ की खरीदारी हुई है, तो क्या इसको पीक समझें? आइडिया तो अच्छा है, पीक निकालने का ये तरीका इतना आसान होता तो कहना ही क्या, क्योंकि आपको याद होगा दीप, पिछले हफ्ते भी हम ये बात कर रहे थे कि नए मार्जिन जब बढ़ाए थे वॉलेटिलिटी को लेकर एक्सचेंजेस ने, वो तब बढ़ाए थे जब मार्च के महीने में मार्केट बॉटम बना था। अब तब घटा रहे हैं जब इस वक्त हम टॉप पर हैं, राइट। कुछ कुछ संकेत ये होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आपको इंडिकेशन देते हैं, लेकिन इस इंडिकेशन का मतलब ये नहीं कि आज ही टॉप बन गया, क्योंकि ये इंडिकेशन आपको पिछले हफ्ते भी आया कि एकदम जब एक्सचेंजेस कंफर्टेबल हैं और जब ये कहते हैं कि भाई अब वो वॉलेटिलिटी मार्जिन जो हमने मार्च के महीने में लगाया था अब जरूरत नहीं, हटा देते हैं, वो एक अलग चीज है। सिमिलरली इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईज एकदम नीचे में बेचना और एकदम ऊपर में खरीदना एफआईज ही जानते हैं। हमारे डोमेस्टिक फंड तो बहुत समझदारी के साथ ढंग से काम करते हैं और उन्हें पता है कि गिरते हुए बाजार में खरीदना है, बढ़ते हुए बाजार में बेचना है। तो ये दो फॉर्मूला तो आपके एकदम सही और सटीक साबित हो रहे हैं। लेकिन एक चीज और है दीप जिस पर फोकस करना चाहिए, और वो है जो रेंज। आपको याद होगा हम लगातार पहले भी ये बात करते थे कि 12,800 13,200 ये 400 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर कहीं बाजार जाकर एक बार की टॉप बनाना चाहिए। अब टॉप ही बन गया या बाजार यहां पर रुक रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप देखिए 12,800 13,200 की रेंज में बाजार लगभग 2 हफ्ते बिता चुका है, करेक्ट। तो 13,200 के पार निकलने को बहुत जल्दबाजी नहीं है, 12,800 के नीचे टिकने की कोई ऐसी इच्छा बाजार की दिख नहीं रही है। तो बाजार इन लेवल्स पर कंसोलिडेट कर रहा है। मैं किसी एक लॉजिक पर बाजार का टॉप प्रेडिक्ट करना भी नहीं चाहता, लेकिन 2-3 चीजें हैं जो आपको ये कहती कि आप थोड़ा सावधान रहिए, अपनी आंख नाक कान खुले रखिए। क्या? पहला, मार्जिन सिस्टम में इस तरह से एकदम चेंज होना, बॉटम पर मार्जिन बढ़ना, टॉप पर मार्जिन घटना। दूसरा, आपके पीक मार्जिन वाला भी यही सिस्टम है। तीसरा, अभी जो आपने बात की। चौथा, एक चीज और है, एफआईज की तरफ से 65,000 करोड़ की जो खरीदारी की आप बात करें, तब एकदम बिकवाली, अब एकदम खरीदारी। तो जाहिर सी बात है कि ये कुछ कुछ संकेत बाजार से आपको ऐसे आते हैं जो आपको ये बताते हैं कि हर रोज न तो 65,000 करोड़ एफआईज हर महीने बेच सकते हैं, न 65,000 करोड़ हर महीने खरीद सकते हैं। एक और बात देखिए, शुक्रवार के सेशन में आपने देखा 7,700 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईज की, और पूरे महीने में 65,000 करोड़ की। अगर 7,700 करोड़ का एफआईज खरीदे एक ट्रेडिंग सेशन में, तो क्या निफ्टी 18 पॉइंट नीचे बंद होना चाहिए? ये सवाल आप अपने आप से कीजिए। इस सवाल का जवाब ये है कि नवंबर के महीने में नो डाउट एफआईज की खरीदारी हुई है, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रही है, सारे इमर्जिंग मार्केट्स में हो रही है। ग्लोबली इक्विटी में बहुत बड़ा पैसा आ रहा है और उसका फायदा सबको मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ा पोर्शन 30 नवंबर तक होने वाले एमएससीआई के बदलावों का था, जो हो गया। अगर एमएससीआई के बदलावों की वजह से इंपैक्ट नहीं होता तो फिर आप शुक्रवार के दिन 7,500 करोड़, $1 बिलियन की खरीदारी का आंकड़ा देखकर गिर कैसे सकते हैं? तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि महीना 65,000 करोड़ की खरीदारी का हो गया। आप 10% से ज्यादा चढ़ चुके हैं निफ्टी पर, बहुत बढ़िया बात है।
अब क्या दिसंबर के महीने में वही उसी तरह के फ्लोज बरकरार रहते हैं एमएससी इंडेक्स के बदलाव हो जाने के बाद? तो ये एक बड़ी चीज होगी दीप। तो आज से देखना है हमें अब आगे एफआईज के फ्लो किस तरह के रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आज से देखना शुरू करूंगा। अच्छा है, बढ़िया महीना था, वन ऑफ काइंड का होता है। हर महीने आप इतनी खरीदारी की उम्मीद रखें भी ना, रखना भी गलत होगा। तो मेरे हिसाब से एफआईज की खरीदारी का धीमापन, ये मार्जिनिंग सिस्टम के बदलाव, ये थोड़े से ऐसे संकेत है जहां आपको ऊपर के लेवल पर अलर्ट रहना है। कोई ऐसा नहीं कि आज का आज आप बेचकर निकल जाएं कि मार्केट टॉप बन गया। ये कब बनेगा ये बाद में पता चलेगा। लिक्विडिटी फ्लो अब भी स्ट्रांग है, तो मीडियम टर्म में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। शॉर्ट टर्म में देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल अनिल जी, तो देखते हैं किस तरह की चाल बाजार की रहती है। आज की चाल की शुरुआत करते हैं सर, फिर बताइए आज के संकेत आपको क्या बता रहे हैं। आज के संकेत, ग्लोबल संकेत दीप न्यूट्रल रखें। 2 दिनों के मिलाकर और आज के डाउ फ्यूचर्स को मिलाकर हम न्यूट्रल हैं। एफआईज पॉजिटिव, घरेलू फंड्स नेगेटिव। एफएनओ के संकेत मैंने आज न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर किए। ये संकेत मुझे अच्छे दिख रहे हैं। सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। आज के लिए रेंज और लेवल्स बहुत छोटे छोटे हैं दीप, बहुत ज्यादा है नहीं। 12,850, 12,935 दिन के लिए सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा निफ्टी पर, और ऊपर की तरफ 13,050, 13,150 वो रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। एक एक रेंज ही दिया, एक एक जोन ही दिया आज के लिए। बैंक निफ्टी 29,050, 29,250 आज का सपोर्ट जोन है, और 29,900 से 30,150 आज का ऊपरी जोन। स्मॉल डे रेंज नोट कर लीजिए, ये आपकी ज्यादा काम किए। 12,935, 13,000 ज्यादा संभावना है कि काफी समय बाजार इसी रेंज में वक्त बिताए। 12,993 जो आपको एसजेक्स निफ्टी दिख रहा है, एक चीज ध्यान रखिए, 48 पॉइंट की प्रीमियम है, करेक्ट। तो लगभग 12,935, 940 के आसपास खुलने के संकेत हैं इस वक्त। अगर प्रीमियम को एडजस्ट करके आप देखें तो निफ्टी में 45-50 पॉइंट की, 48 पॉइंट की प्रीमियम रही है। तो 12,935, 13,000 आपके लिए डे जोन है। 12,925, 935 के नीचे से थोड़ा कमजोरी का पहला संकेत आएगा। 13,000 के ऊपर 13,000, बेसिकली 12,900, 13,025 ये समझ सकते हैं, ये रेंज है। इसके बाद जो मीडियम रेंज बनती है वो 12,875 से 13,050। ज्यादा संभावना है कि आप इस मीडियम रेंज से ही आज काम चला लें। बड़ी रेंज 12,825 से लेकर 13,150 की निकल कर आती है। बैंक निफ्टी 29,350, 29,750, 29,350 कल का लो है। 29,368 के आसपास हमने लो बनाया, वहां से घूमे। 29,750 के आसपास 2 बार क्लोजिंग दे चुके हम और वहां पर रुक रहे हैं। तो ये आपकी दिन की छोटी रेंज है। 29,200 से 29,900 दिन की मीडियम रेंज है। 29,900 के लेवल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मैंने आर्बिट्ररी अंदाज से निकाला है। 29,050, 30,150 ये दिन की बड़ी रेंज एक तरह से आप मानकर चल सकते हैं। तो ये है आपके लिए सारे लेवल्स और रेंज। दीप बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग रेंजेस हैं और देखते हैं किस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड होगा। सर अब ये जरा एफआईज की पोजीशनिंग और साथ ही पीसीआर के संकेत बताइए, क्योंकि किस तरह से समझना चाहिए इन दोनों को। एफआईज इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन है वो 82% पर। दीप ये अलार्मिंग है, ये अलर्ट कर रही है। देखिए एफआईज जरूरत से ज्यादा खरीद चुके हैं। आमतौर पर 77-78%, 80% के आसपास आकर एफआईज अपनी लॉन्ग पोजीशन बढ़ाते नहीं है, कम करते हैं फिर उसके बाद। तो एफआईज की तरफ से इसी तरह की दमदार खरीदारी बनी रहेगी। कम से कम हिस्टोरिकल डेटा ये बता रहे कि नहीं। तो मैं आपको इस एक पॉइंट पर आज अलर्ट करना चाहता हूं। तो सारे पॉइंट्स के बीच में अगर आपको अलर्ट होने का एक पॉइंट है तो एफआईज के नेट लॉन्ग बढ़कर 82% पहुंच चुके हैं। तो एफआईज हाथ रोकेंगे, ये बात पक्की है। बाकी घरेलू फंड खरीदें, आप खरीदें, वो एक अलग चीज हो सकती है। लेकिन एफआईज नेट इंडेक्स, एफआईज इंडेक्स लॉन्ग पर 82% के ऊपर आमतौर पर जाते नहीं, 80% के ऊपर। तो ऑलरेडी वो अच्छी खासी लॉन्ग बना चुके हैं। तो ये आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो ऊपर के लेवल पर आपको इस पॉइंट से अलर्ट रहना है। पहली चीज बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि ऊपर के लेवल पर एफआईज हाथ रोकेंगे, इस हिसाब से आपको अलर्ट रहना है। मैं आपको वास्तविक, आपको अच्छा लगे इसलिए मैं हर वक्त बिल्कुल ये ना बोलूं कि नहीं सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। तेजी है, तेजी है, तेजी करनी भी है, अपने लेवल से करनी है। और क्यों लेवल से करनी है, अब इसके लिए मैं दूसरा पॉइंट बताता हूं। क्यों ऊपर के लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वो एफआईज के लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से ऊपर आएगा, आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अब आइए नीचे के लेवल पर क्यों खरीदना है और क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि अपने लेवल से खरीदिए, उसका दूसरा कारण।
दूसरा कारण यह है कि पुट कॉल रेशियो घटकर 1.28 पर है। सीरीज की शुरुआत में अगर पुट कॉल रेशियो 1.48 से घटकर 20 बेसिस पॉइंट घटकर 1.28 पर आ जाता है, ये बहुत कंफर्टेबल है, एकदम बढ़िया। मतलब कहीं कोई बाजार ओवरबॉट है ही नहीं। ऐसे में आपको निचले स्तरों पर खरीदारी करने में हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आपको रेंज को ट्रेड करना है। इसका मतलब रेंज को ट्रेड करना है। या नीचे आए तो डरिए मत, ऊपर आए तो एकदम मतलब है ना वो अपना होश खो करके अनाप शनाप ले लें, वो नहीं। तो आपके लिए दोनों चीजों पर ध्यान रखना है। एक तरफ पीक मार्जिन रूल्स हैं, एक तरफ एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन बढ़ गई है, तो ये आपको ऊपर में चेक रखेगी, भागने नहीं देगी, आपको भागने नहीं देगी। लेकिन नीचे के लेवल पर आपका पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट है, ये आपको ज्यादा गिरने नहीं देंगे। बस ये अगर आपको समझ में आ गया कि नीचे में लेना है जब भी अगर बाजार दिन के दौरान करेक्शन दिखाए तो, और ऊपर में लेवल्स पर अच्छे लेवल्स पे आए वो प्रॉफिट, तो रेंज बाउंड ट्रेड करिए। रेंज बाउंड ट्रेड का सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि आपको कई बार राउंड करने को मिल जाते हैं, ऊपर नीचे राउंड कर लेते हैं। स्टॉप लॉस एक ही बार ट्रिगर होता है अगर रेंज को तोड़ने की कोशिश करे बाजार ऊपर या नीचे के, तो रेंज को तोड़ेगा तो एक ही बार, लेकिन जब तक नहीं तोड़ता आप 5-7 राउंड कर लेंगे तो आपका काम हो गया। तो ये रेंज बाउंड मार्केट है, दोनों तरफ आपको ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गई आपके लिए लॉन्ग पोजीशन पर और विक्स कंफर्टेबल है आपके लिए, 1% घटा 1982, नो प्रॉब्लम। जी दीप। ओके, तो ये बात क्लियर है, दोनों तरफ के ट्रेड्स अब बाजार में होने वाले हैं, इस पर आप ध्यान रखें। तो फिर इस लिहाज से देखें सर, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर क्या करना चाहिए आज? इंट्राडे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस रखें 12,900 का, क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस 12,850 का। जिनको ज्यादा डीप स्टॉप लॉस रखना है वो 12,800 का भी रख सकते हैं। ये अपने अपने रिस्क पर। सी बेसिकली निफ्टी 12,800 के नीचे बंद नहीं होता है और 13,050 के ऊपर अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो 13,055 जो भी है अब तक का क्लोजिंग हाई है आपका 13,055। हाँ, तो ये 12,850 13,055 ये 300 पॉइंट के 200 पॉइंट की रेंज है जिसमें बाजार बार बार बंद हो रहा है। इस रेंज के किसी एक तरफ बाहर बंद हो तो उस हिसाब से आप अपना कॉल ले सकते हैं। आप देखिए ना, पिछले कम से कम 1 2 3 4 5 6 सेशन में दीप 12,850 के नीचे आप बंद नहीं हुए। तो 12,850 के नीचे बंद होंगे तो पहला संकेत कमजोरी का आएगा, और 13,055 के ऊपर बंद होंगे तो संकेत फिर से मजबूती का आना दिखेगा। तो आपको 200 पॉइंट की रेंज क्लोजिंग के हिसाब से नोट कर लेनी है, 12,850 13,050 क्लियर कट है। ठीक है, लेकिन आज के लिए आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, 70 पॉइंट की रिस्क काफी है, 12,900 का स्टॉप लॉस रखिए, क्लोजिंग 12,850। बैंक निफ्टी 29,350 जो शुक्रवार का लो है 29,368 का, उसके आसपास आप स्टॉप लॉस रख लीजिए इंट्राडे वाले के लिए। क्लोजिंग 29,200 के नीचे, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 सेशन में 29,200 के नीचे क्लोज नहीं हुआ। और जिनको और ज्यादा सेफ्टी चाहिए कि मुझे 600 पॉइंट की भी मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, तो फिर आप 29,000 के नीचे बंद हो तो ही आप अपनी तेजी की पोजीशन को कम करें। अपने अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस इंडिविजुअली लगाना होता है, ये ध्यान में रखिए। शॉर्ट पोजीशन है तो आपका 13,050 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होगा, मोर प्रिसाइजली 13,055 का। 29,800 के ऊपर इंट्राडे में निकले, 29,825 भी कर सकते हैं, 29,825 के ऊपर निकले इंट्राडे में या क्लोज होता दिखे। 12,750 के ऊपर की आपको क्लोजिंग मिली नहीं है मार्च के बाद की, हाईएस्ट 2 बार क्लोजिंग 12,750 माफ कीजिएगा 29,750 के आसपास मिली है। तो 29,750 के ऊपर बंद होता है 29,800 825 के ऊपर, तो फिर आप अपनी शॉर्ट को काट लीजिए। ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस के लेवल हैं। जी दीप। ओके सर, तो ये हैं एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर लेवल्स। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह देंगे सर? खरीदे निफ्टी आप 12,875 12,935 की रेंज में आप खरीदिए। यहां पर 12,850 से 935 की रेंज में खरीद सकते हैं। 12,800 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 12,975 13,025 13,050 13,075 13,125 13,150 ये सारे टारगेट है। हर 25-25-30 पॉइंट पर डीप पर रेजिस्टेंस है, उस लिहाज से आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते चले और बढ़ते चले आगे, ये ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय। जो बेचना चाहते हैं निफ्टी वो 13,050 13,150 की रेंज में आप बेच सकते हैं। 13,200 आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 12,975 12,935 और 12,875 ये 4 टारगेट होंगे जिनके लिए आपको करनी है बिकवाली। जो लोग बैंक निफ्टी खरीदना चाहते हैं
वो 29,050, 29,250 की रेंज में खरीद सकते हैं, और या फिर 29,350 के स्टॉप लॉस से जहां खुले वहां नीचे अगर मिले तो वहां भी खरीद सकते हैं आप। 29,050, 29,250 के आसपास खरीदिए। 28,800 का स्टॉप लॉस होगा 29,350, 29,550, 625, 750 और 29,900। ये तमाम वो टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको करनी है बैंक निफ्टी में खरीदारी। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 30,000, 30,200 उनके लिए अच्छी रेंज है। अगर वहां बैंक निफ्टी आता है तो जरूर शॉर्ट कीजिए, और 30,000, 30,150 की रेंज में स्टॉप लॉस आप 30,300 का लगाइएगा, और नीचे की तरफ के टारगेट बनेंगे आपके लिए 29,850, 29,750, 29,625 और 29,550। इन टारगेट्स के लिए आपको करनी है बिकवाली। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा ऊपर में बेच सकते हैं, 29,750, 29,825 की रेंज में भी एग्रेसिव ट्रेडर हैं। स्टिक स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में एक चांस ले सकते हैं बेचने का, और तब स्टॉप लॉस होगा आपका 29,900 का, और नीचे 29,625, 29,550, 29,400 और 29,250 के टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। और एग्रेसिव ट्रेडर निफ्टी में भी 13,025, 13,050 की रेंज में बेच सकते हैं, तब आपका स्टॉप लॉस 13,100 का होना चाहिए। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बेचें अगर बेचना है तो, नहीं तो फिर सिंपल तरीका यही है कि नीचे आने दे, बाय में डिप्स में खरीदारी करें, वो ज्यादा ठीक होगा। जी दीप। ओके सर, तो नई पोजीशंस, इंटरेस्टिंग रेंज है बाजार के लिए, ध्यान से आप ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं किस तरह से आज का मार्केट सेटअप पर लग रहा है, कौन से स्टॉक्स पर आपको फोकस करना है। वायदा कारोबार के बैन में तो कोई भी स्टॉक्स नहीं है सर, पर ये जो फंड फ्लो का डेटा है वैसे तो आपने विस्तार में थोड़ा समझाया, बट वहां से क्या क्यूज लेने चाहिए, और जो आपने एफएनओ क्यूज पॉजिटिव रखे हैं वहां से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ब्रॉडली फंड फ्लो हम डिस्कस कर चुके हैं दीप। 1770 करोड़ की एक इंडेक्स में खरीदारी है एफआईएस की तरफ से, वो थोड़ा सा बता दूं। उसमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों होती दिखिए, वो इंटरेस्टिंग है। 7700 करोड़ की जो खरीदारी कैश मार्केट में की है एफआईएस ने, उनके सामने 3700 करोड़ बेचे भी है स्टॉक फ्यूचर्स। तो नेट स्टॉक्स में खरीदारी 4000 करोड़ की आप मानकर चलें, क्योंकि 7700 करोड़ की बिकवाली खरीदारी के सामने 3700 करोड़ की बिकवाली भी है। डेटा हम विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। आज से डेटा देखना अहम होगा कि क्या नवंबर के महीने में एमएससीआई की बैलेंसिंग के बाद भी ये 3-4 हजार करोड़ की रन रेट हर रोज की 65,000 करोड़ जो नवंबर के महीने में आया। मैं आपको बताऊं, एक चीज दीप ये जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले महीने 65,000 करोड़ आया और हम इतनी तेजी दिखाकर बैठे हैं मार्केट पे। इस महीने अगर 25-30 हजार करोड़ भी आ गया तो भी बाजार इतना बढ़ सकता है। तो अगर आधे फ्लो भी आ जाए, क्योंकि सप्लाई धीमे धीमे कम होती जा रही है, तो अगर 65,000 करोड़ के सामने अगर आप दिसंबर के महीने में 30,000 करोड़ भी ले आए, 35,000 करोड़ भी ले आए, तब भी मार्केट यहां से 10% आराम से बढ़ जाएगा। लेकिन वो होगा क्या, इसका जवाब अब हमें अगले 2-3 दिनों में समझ में आएगा कि जो पूरा गेम हुआ है एमएससीआई इंडेक्स की रीबैलेंसिंग की वजह से हुआ है, इंडिया का वेटेज बढ़ने की वजह से हुआ, या वाकई में और लंबा पैसा बाजार में आना है। वायदा कारोबार के डेटा, एफआईएस ने लॉन्ग पोजीशन की हम बात कर चुके हैं, पुट कॉल रेशियो की हम बात कर चुके हैं। 12,900 इमीडिएटली सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वीकली सीरीज में 25 लाख शेयरों का, और 13,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में 32 लाख शेयरों का। तो 12,900, 13,000, 25 पॉइंट 50 पॉइंट इधर उधर गिन लीजिए, यही रेंज आपकी दिख रही है डेटा में निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में 29,000 से 30,000 की रेंज है वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से, 29,000 सपोर्ट और 30,000 के आसपास ऊपर 9 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, तो वो रुकावट, ये आपके लिए रेंज और लेवल्स हो गए दीप। और रहा सवाल बर्गर किंग के आईपीओ का, आईपीओ कल खुलेगा, और हमारी प्रथा और परंपरा के मुताबिक कल आईपीओ जब खुलेगा तो कल सुबह में आपको उसमें पैसा लगाना है नहीं लगाना है, ये मैं कल बताऊंगा। तो कल के लिए बर्गर किंग का इंतजार करें। और मुझे काफी सारे लोग ट्वीट करके पूछ भी रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो आप अपने पैसे तैयार रखिए हमेशा। बाकी अगर लगाना है नहीं लगाना है, वो आईपीओ के दिन जब आईपीओ खुलेगा उस दिन, यानी कि कल सुबह हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं बताऊंगा भी आपको कि बर्गर किंग के आईपीओ में, और रहा तो हो सकता है आज क्लोजिंग वाले शो में भी बता दूं, नहीं तो कल सुबह तो पक्का ही बताएंगे। डेफिनेटली अनिल जी, तो उस एनालिसिस का भी इंतजार रहेगा, और साथ ही आज का जो मार्केट एक्शन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए आपको बता देते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। हमारे साथ हैं मानसी, वरुण और साथ ही आशीष। मानसी, गुड मॉर्निंग, आपसे शुरुआत करते हैं। बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं।
बिल्कुल। गुड मॉर्निंग दीपांशु। इवेंट से शुरुआत करेंगे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने फार्मर्स यूनियन के लीडर्स को आज एक मुलाकात का न्योता दिया है, खासतौर से जो फार्म प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और साथ ही फार्म रिफॉर्म लॉज को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। आज 3 बजे विज्ञान भवन में दिल्ली में बैठक होने की संभावना है। इसके अलावा कॉफी डे नतीजे आते हुए दिखे और साथ ही एक खबर भी है जिसके चलते फोकस में रहेगा। कंपनी की आय में 67% की गिरावट देखने को मिली और नुकसान करीब 92 करोड़ का कंपनी ने देखा है। साथ ही कॉफी डे और टाटा कंज्यूमर को लेकर एक खबर है। कॉफी डे के कॉफी वेंडिंग मशीन कारोबार बेचने की डील में रुकावट आती हुई दिख रही है। टाटा कंज्यूमर ने 1000 करोड़ में कॉफी वेंडिंग मशीन खरीदने का प्रस्ताव जरूर दिया था। लेनदारों ने डील से पहले कर्ज वापसी की मांग की और येस बैंक और रोबो बैंक की तरफ से मांग आती हुई दिखी है, तो इसके चलते दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा डॉक्टर रेड्डीज पर फोकस रहेगा। ग्लेनमार्क ने डॉक्टर रेड्डीज को चुनिंदा एंटी एलर्जी ब्रांड्स बेचने के लिए एक करार किया है। डाइवेस्टमेंट के बाद ग्लोबल एंटी एलर्जी ब्रांड रियल्ट्रिस को लॉन्च करेंगे, तो इसके चलते फोकस रहेगा। केसराम इंडस्ट्रीज जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। 2200 करोड़ तक रकम एनसीडी और ओसीडी से जुटाने को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। फंड जुटाने के लिए गठित कमेटी की ओर से मंजूरी मिली है। 100 करोड़ के लोन को इक्विटी में भी बदलेगी ये कंपनी, और साथ ही 500 करोड़ का लोन जो है वो जीरो कूपन ओसीआर डीपीएस माने ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में बदला जाएगा। लोन जुटाने की सीमा बढ़ाकर 3000 करोड़ की जाएगी। वहीं एक और खबर है, केसराम इंडस्ट्री से जुड़ी। दिसंबर तक रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया पूरी करने का कंपनी का प्लान है। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद मौजूदा लेंडर्स के पास करीब 9% स्टेक रहेगा। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर नजर रखें। आईआरडीएआई ने भारतीय अक्सा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड डील को इन प्रिंसिपल मंजूरी दी है। भारतीय अक्सा का अधिग्रहण आईसीआईसीआई लोम्बार्ड करेगी। भारतीय अक्सा के शेयर धारकों को 115 शेयर के बदले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के 2 शेयर्स मिलेंगे। मैक्स फाइनेंशियल आईआरडीएआई ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस शेयर स्वैप को मंजूरी दी है। शेयर स्वैप के चलते खबर में रहेगा। मित्सुई सुमिटोमो को मैक्स लाइफ के 39 करोड़ 47 लाख शेयर्स के बदले एमएफएसएल के 7 करोड़ 54 लाख शेयर्स जारी किए जाएंगे। मैक्स लाइफ में 20.57% हिस्सेदारी के बदले मैक्स फाइनेंशियल के 21.87% इक्विटी शेयर का स्वैप है और 565 रुपए और 11 रुपए प्रति शेयर के दाम पर यह शेयर स्वैप होता हुआ दिखेगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अंत में इस पर भी नजर रखें। वेदांता और दुबई की डीपी वर्ल्ड ने एससीआई में हिस्सा खरीदने की रुचि दिखाई है। रोड शो के बाद 8 से 9 कंपनियां हिस्सा खरीदने की दौड़ में शामिल होगी और आपको बता दें सरकार का 63.75% हिस्सा है यहां पर, जिसके चलते यहां पर फोकस में एक न्यूज बेस्ड इंपैक्ट शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ढेर सारी खबरें हैं और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर आपने मुहर भी लगते हुए देखी है। आइए वरुण से भी जानते हैं कुछ और खबरों वाले स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले तो टायर स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें, क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने थाईलैंड से जो रेडियल टायर्स आ रहे थे, जो इंपोर्ट हो रहे थे, उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। 527 रुपये प्रति टन की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई है। कोल्टे पाटिल पुणे में लाइफ रिपब्लिक टाउनशिप है, उसमें इन्होंने जो अतिरिक्त 50% हिस्सेदारी है उसको आईसीआईसीआई वेंचर से खरीद लिया है। 70 करोड़ में इसको खरीदा गया है, तो अब जो पूरी ओनरशिप है वो 95% पहुंच चुकी है। थायरोकेयर, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस जैसे काउंटरों को रडार पर रखिए, क्योंकि दिल्ली में आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमतें घट गई है। 2400 रुपये से घट के अब ये केवल 800 रुपये रह गई है। यूनिकेम लैब्स, हाइपरटेंशन की एक दवा है, उसको यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया है, उसके जेनरिक वर्जन को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गया है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव, जो रक्षा मंत्रालय से इनको 13 करोड़ 80 लाख का एक ऑर्डर मिला है। एचसीसी न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से इस कंपनी की एक जॉइंट वेंचर है, उसको 236 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इंडियन होटल्स, अंबुजा नियोटियाई ग्रुप, इस कंपनी के साथ इन्होंने 3 होटल के लिए डील की है और डील से पूर्व क्षेत्र में विस्तार की योजना बना रहे हैं। ये जो ग्रुप है कुल 800 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाला है। डीएलएफ, इस कंपनी ने गुरुग्राम में 300 करोड़ के जो 90 इंडिपेंडेंट फ्लोर्स थे उनको बेचा है और आगे ऐसे और काफ़ी सारे डील्स करने की योजना बना रही है। उसके चलते डीएलएफ रडार पे रहना चाहिए। और फ्यूचर कंज्यूमर्स, बिनीत कोलमैन कंपनी ने इस कंपनी में अपना जो हिस्सेदारी है उसको घटा दिया है, 6.33% से घटा के 4.25% कर लिया है। ओके, तो ये हैं कुछ खबरें और साथ ही फंड एक्शन जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए आपको बता देते हैं अब कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं जहां पर आपको फोकस करना चाहिए आशीष के साथ एफआईआर में।
गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। 3 स्टॉक्स पर रिपोर्ट आई है। सबसे पहले देखिए टेक महिंद्रा यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस CLSC की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1030 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि 5G में ग्रोथ के बढ़िया अवसर नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो FY22 में कम्युनिकेशन सेगमेंट में सिंगल डिजिट ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और ये मान रहे कि कंपनी को 5G मार्केट खुलने का भी एक फायदा देखने को मिलेगा। जेफरीज की भी रिपोर्ट है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में IT स्पेस में अगर आप देखें तो अधिकतर जो स्पेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड और साथ ही साथ 5G को लेकर होंगे, यानी टेक महिंद्रा के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। डाबर यहाँ पर नोमेरा की एक दमदार रिपोर्ट आई है जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी की राय के साथ। लक्ष्य दिया 610 का। हालांकि जो कल की क्लोजिंग देखें शुक्रवार की तो 500 रुपए के आसपास की है। ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स में कंपनी की मांग लगातार बरकरार देखने को मिल रही है। लॉन्च की पाइपलाइन है वो भी मजबूत है और ये मान रहे कि FY21 से लेकर 23 के बीच में जो EPS की ग्रोथ है वो सालाना आधार पर करीब 15% के आसपास रहेगी, जो कि स्टॉक के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है अशोक लेलैंड पर। नोमेरा की ही रिपोर्ट है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 104 रुपए के लक्ष्य के लिए। 92 रुपए की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये कह रहे कि MHCVs में मांग को लेकर जो आउटलुक है वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल कंपनी करीब 10% के आसपास एक्सपोर्ट करती है, जो कि आगे जाकर दुगने हो जाएंगे। यानी अशोक लेलैंड पर नोमेरा काफी ज्यादा बुलिश है। तो ये है वो तमाम रिपोर्ट जिन पर रहेगा आज के दिन में एक्शन। आइए बढ़ाते हैं एक्शन को और हमारे सारे एक्सपर्ट्स का करते हैं स्वागत पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। आप सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत कीजिए सिमी जी, आप बताइए अपना पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द डे होगा गुजरात फ्लोरोकेम, जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा 550 का स्टॉप लॉस के साथ। 625 और 640 का 2 टारगेट्स के लिए 7 से 10 ट्रेडिंग सेशन होल्ड करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये टारगेट्स देने वाला है। गुजरात फ्लोरोकेम वुड बी माय स्टॉक ऑफ द डे। ओके, गुजरात फ्लोरोकेम कैश मार्केट का एक स्टॉक सिमी जी ने चुना है। 574.75 के आसपास ट्रेड करा है। यहां पर खरीदारी करने की राह है पिक ऑफ द डे के तौर पर। टारगेट रखिए 625 640 का और आपका स्टॉप लॉस होगा 550 के आसपास। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका स्टॉक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है कैश मार्केट का शेयर है कोचिन शिपयार्ड, जिसमें शुक्रवार को एक ब्रेकआउट आते हुए देखा हमने और इस स्टॉक ने 362 रुपए की एक रेजिस्टेंस को पार करके उसके ऊपर एक बद्दी दी। साथ ही एक पैटर्न भी बना है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। तो यहां पर कोचिन शिपयार्ड में मेरी खरीदारी की राय है 362 पर ही स्टॉप लॉस रख ले। 380 के लक्ष्य के लिए कोचिन शिपयार्ड आज का पिक ऑफ द डे होगा। ओके, 380 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। किरण जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका शेयर। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। मेरा बाय करने की सलाह और कैश मार्केट का स्टॉक है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट में शुक्रवार के दिन बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम्स और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम से बाइंग होती नजर आई। अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला। मेरा मानना है कि 1990 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 2030 का स्टॉप क्लोज है शुक्रवार का। टारगेट्स के लिए आज के लिए 2120 देखने को मिलेंगे, पर अगर आप पोजिशनली रखते हैं तो मेरा मानना है कि 2400 के लेवल्स भी देखने को मिल जाने चाहिए इस काउंटर में। ओके, ये है आपके लिए जेके सीमेंट में खरीदारी करने की राय। 2120 रुपए का आज का टारगेट। बताएं वागले साहब आपका स्टॉक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरा स्टॉक ऑफ द डे है कैडिला। 450 का क्लोज है। 444 का एक मेरा क्लोज स्टॉप लॉस होगा और 465 तक के टारगेट्स में देख रहा हूं। ओके, 465 के टारगेट के लिए कैडिला में करें खरीदारी। लंबे वीकेंड के बाद बंसल जी भी तैयार हैं अपनी पिक ऑफ द डे के साथ। बंसल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है मजगांव डॉक और इसमें इन्हीं स्तरों पे खरीदारी की राय है। 177 का स्टॉप लॉस है। 182 से लेकर 185 के टारगेट जोन के लिए इसको खरीदने की राय है।
क्या आप और कुणाल जी के बीच में इस लंबे वीकेंड पर कोई शिखर वार्ता हुई थी? दोनों ही शिपयार्ड वाले स्टॉक, एक कोचीन शिपयार्ड रिकमेंड कर रहा है, एक मझगांव, कोई इस तरह से सलाह आपने ली आपस में कि आप ये करिएगा, मैं ये करूंगा, दोनों एक ही सेक्टर पर फोकस करेंगे? शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए भी अच्छी खबर आई कि कुछ 8-9 दावेदार आए उनके डाइवेस्टमेंट के लिए। तो ऐसी कोई बढ़िया रिसर्च हुई हो, अंदर की बात हो तो बंसल जी बताओ। नहीं देखिए अनिल जी, वार्तालाप तो हुई और बातचीत हुई, बट अनिल जी आप एक चीज समझे, लंबा वीकेंड था तो पिक ऑफ द डे से छोड़ के अनिल जी काफी इंटरेस्टिंग चीजें हाँ। थी जो लाइफ में हीमोग्लोबिन बढ़ा सके, तो उन चीजों पे हाँ। अनिल जी डिस्कशन हुआ। पिक ऑफ द डे को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ अनिल जी। चलिए, तो ये बिल्कुल पूरी तरह से आप इसे कोइंसिडेंस ही माने ना माने, लेकिन बंसल जी के हिसाब से कोइंसिडेंस ही है कि दोनों ने शिपयार्ड स्टॉक आपको रिकमेंड किया। लेकिन साथ ही एक चीज और बता दूं, शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इस वीकेंड पर आई है। रोड शोज जो इन्होंने किए विदेशों में, उसमें वेदांता ग्रुप और दुबई की एक कंपनी डीपी वर्ल्ड, इनकी तरफ से भी खबरें आ रही कि 8-9 दावेदार इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब हमारे साथ हैं इस वक्त वीके शर्मा साहब भी। शर्मा साहब सुप्रभात, नमस्कार। बताएं सर, आपका स्टॉक आज के लिए। सुप्रभात आपको और आपके सभी को पैनलिस्ट को। बजाज माफ कीजिए, टाटा पावर ही मैं रिकमेंड कर रहा हूं, जो शुक्रवार को रिकमेंड किया था शाम को। तो आज पिक ऑफ द डे में टाटा पावर का कॉल ऑप्शन बता रहा हूं। करीब 65 रुपए का जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल आप ले सकते हैं 3 रुपए 80 पैसे पे। स्टॉप लॉस रखे हैं 3 रुपए 20 पैसे का, और इसका टारगेट रहेगा 5 रुपए। बहुत ही आराम से अचीव होने वाला टारगेट है, तो ध्यान से लीजिए और स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए। बिल्कुल 65 रुपए पर ही बंद हुआ है टाटा पावर। अच्छा एक्शन शुक्रवार के सेशन में देखने को मिला है, और यहां पर आपको खरीदारी करनी है। टाटा पावर का 65 रुपए वाला कॉल ऑप्शन 380 में खरीदिए, और ये है आपके लिए टारगेट ऊपर की तरफ के आते हुए। चलिए, तो ये कुछ बेहतरीन स्टॉक हैं जो आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। आइए कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। और कल से बर्गर किंग के आईपीओ की भी एक तो ये बर्गर और बर्जर में मेरे लिए लाइफ में बड़ा कंफ्यूजन है। कब बर्जर को बर्गर बोल दूं और बर्गर को बर्जर बोल दूं तो आप दिल पे मत लीजिएगा, भावनाओं पे जाइएगा। तो बर्गर किंग का आईपीओ जो कल से खुलने वाला है शर्मा साहब, उससे पहले कोई जुबिलेंट और वेस्ट लाइफ, इसमें हाँ एक मिनट, मैं इससे पहले आपसे सवाल पूछूं। कुणाल जी ने बीच में मुझे टोका है, तो पहले मुझे कुणाल जी के पास जाना पड़ेगा। जी कुणाल जी। अनिल जी, ये बर्जर और बर्गर की जो आपको समस्या आ रही है अनिल जी, इसका बड़ा आसान सा हल है। एक अनिल जी महाबर्गर ऑर्डर करके आप प्लीज खाइए। हाँ। तो अनिल जी बर्गर बर्जर की ये कंफ्यूजन कभी नहीं होगा आपको। हाँ। मतलब दोनों में समझ में, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। वो अमिताभ बच्चन वाला आपने डायलॉग सुना होगा कि एक में, दोनों में जी है। एक जी को आप गय बोलते हैं, एक जी को जय बोलते हैं। पता नहीं मतलब क्या कैसे समझे। हमारी देवनागरी लिपि बहुत बढ़िया है, हमारी भाषा एकदम बढ़िया है। जो बोलते हैं वही लिखते हैं और वही पढ़ते भी हैं। नहीं तो बाकी सारी लैंग्वेज में बड़ा ये मामला गड़बड़ है। संस्कृत, प्राकृत भाषा और हिंदी, देवनागरी, यही ऐसी लैंग्वेज है, वही लिखी जाती है, वही पढ़ी जाती है और वही बोली जाती है। क्यों शर्मा साहब? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। और मैं ये कहूंगा कि आप निवेश जहां करना करें, कम से कम खाइए मत, सेहत के लिए बहुत ही खराब है और आपको गलत आदत डालता है। तो इन्वेस्टर की सेहत के लिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट अच्छा है, पर उसकी वो लंबे समय तक अपने ही प्रॉफिट का खुद फायदा उठा सके, इसके लिए जरूरी है कि आप वो प्रोडक्ट खाएं नहीं। शर्मा साहब, मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूँ। वैसे मेरी ओपिनियन भी जो आपकी वही है कि हाई कैलोरीज तले हुए बर्गर होते हैं, वो खाने में हेल्थ के लिए ठीक नहीं, लेकिन ये आपकी हमारी उम्र के लिए ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए तो यही जंक फूड है। हमारे जमाने में जंक फूड क्या था? कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़े। आजकल के जमाने में ये पिज्जा, पास्ता और बर्गर। तो ये ठीक है, आप और हम ना खाएं, इतना ध्यान रखें। बाकी नेक्स्ट जनरेशन को खाने दे, जो खा रहे हैं वो नहीं खा रहे। लेकिन हाँ, हमारे जमाने में अलग जंक फूड होता था, आपके जमाने में, इस जमाने में अलग जंक फूड है। तो बताएं सर, वेस्ट लाइफ, जुबिलेंट, इस तरह के शेयरों पर आपकी क्या राय है शर्मा साहब? एसेंशियली जब कभी भी इस तरह का कोई आईपीओ आता है तो उस सेक्टर से रिलेटेड सभी जो कंपनियां हैं वो अच्छा परफॉर्म करती हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि ये कि ऐसी कंपनियां हैं जो वर्षों से अपना
जो भी कार्यक्रम है, उनकी स्ट्रेटेजी है, लोगों को मालूम है और किस तरह से उन्होंने अपने चैलेंजेस को उनको पार करके उभरते हुए देखा है। तो ऑब्वियसली ये दोनों कंपनियां ही अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए इस माहौल के अंदर, जब तक ये आईपीओ आए तब तक। परफेक्ट है। एक और स्टॉक है, जरा किरण जी इसके चार्ट्स देखिए। ग्लेनमार्क, इन्होंने अपनी एंटी एलर्जी ब्रांड्स डॉक्टर रेड्डीज को बेची है। तो आप ग्लेनमार्क के चार्ट्स देख लो और डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट्स में वागले साहब को दे देता हूं, तो दोनों के लिए ठीक है। मतलब ऐसा है, आपके ऊपर भी ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा और वागले साहब की भी लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं आएगी। तो बताइए पहले आप ग्लेनमार्क के चार्ट्स और फिर डॉक्टर रेड्डीज के चार्ट्स के लिए मैं वागले साहब के पास पहुंचता हूं। कुछ ब्रांड्स इन्होंने बेची है डॉक्टर रेड्डीज को, फायदा मिलेगा ग्लेनमार्क के स्टॉक को? देखिए अनिल जी, टेक्निकली देखा जाए तो लगभग 465 बहुत ही अच्छा बेस है, जो कि पिछले लगभग 1.5-2 महीने से कामकाज करता नजर आ रहा है। इसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। थोड़ा सा नीचे जाता है पर क्लोजिंग इसके ऊपर ही है। तो मेरा मानना है कि सेफ साइड का स्टॉप लॉस लगभग 455 का रहेगा एंड ऑफ डे क्लोजिंग बेसिस पे, और आपको होल्ड करके चलना चाहिए। शायद बाय भी कर सकते हैं ऑन लोअर लेवल्स। नेक्स्ट जो लेवल है वो 500 से लेके 512-15, ये एक बहुत बड़ा कंजेशन जोन है, सप्लाई जोन है। ये एक बार निकल जाए अनिल जी, तो मेरा मानना है कि ये 550-570 के लेवल्स छूता हुआ नजर आएगा। तो जिनको सस्ते में लेना है सपोर्ट के नीचे ले, ब्रेकआउट पे 515 के ऊपर ही लेना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज, वागले साहब। अनिल जी, डॉक्टर रेड्डीज 4650, 4950 या मे बी 5000 पकड़िए, ये रेंज में कई हफ्तों से चल रहा है। जैसे ही ये 4950, 4980, 5000 ब्रेक करेगा, सीधा 5500 तक इसको जाना है। ऑन द डाउन साइड 4600 ब्रेक नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। ये कंसोलिडेशन है और कभी आएगा, कुछ न्यूज आएगी, कोई भी इवेंट होगा, कभी भी आ सकता है। और 1 साल से 1.5 साल का व्यू मेरा 6500 से 6800 का है। हाँ, 6500, 6800, साल 1.5 साल में इतना? 1.5 साल शायद टाइम वाइज थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, बट इसका बड़ा वाला टारगेट 6500, 6800 का है। नहीं, मैं तो ऐसे ही, मुझे आश्चर्य हुआ टारगेट से, मुझे टाइम से आश्चर्य नहीं हुआ वागले साहब। टाइम भले आप कम लगाओ और 1 साल का टारगेट 6 महीने में आ जाए तो भी हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे टारगेट 6500, 6800, वाह, बड़े टारगेट डॉक्टर रेड्डीज के। और रेंज आपने एकदम परफेक्ट दी। 5000 के ऊपर जाकर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, 5000, 5200 की रेंज में, नीचे 4600 के आसपास। बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट, फर्स्ट क्लास। ओके, सुमित जी हमारे साथ है तैयार। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मार्केट्स के अंदर कल छुट्टी थी और ग्लोबली और एसजीएक्स निफ्टी सब चालू था, तो कल के दिन में एक अच्छी खासी स्विंग देखने को मिला मार्केट्स में। लेकिन अब लगता है आज वापस से मार्केट ऊपर खुलेगा और ऊपर का मूव भी कंटिन्यू करेगा। इसके लिए ट्रेड जो लेके चल रहा है वो बाय साइड का लेके चल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। जिन्होंने लॉन्ग पोजीशंस बना रखी है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, यहाँ से फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जिसमें 175 रुपए से लेके 180 रुपए तक के लेवल महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। और स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 165, 166 के आसपास है, तो ये स्टॉप लॉस होगा 175 से 180 के टारगेट्स के लिए। ओके, 175, 180 के टारगेट के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। और एक और बड़ा डिस्क्लोजर जो किया है अभी अभी सुमित जी ने, उस पर भी नजर रखे। कल मार्केट की छुट्टी थी। अगर कल आप लोग परेशान हो रहे हो कि मार्केट क्यों नहीं खुला, तो सुमित जी ने भी आपको सुबह सुबह बता दिया कि कल मार्केट की छुट्टी थी। अच्छा सुमित जी, शुक्रवार को जो आपने बताया उसी पर फोकस करते हैं फिर से। केशोराम इंडस्ट्रीज, जैसा कि हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी, उस खबर पर मुहर लगी है। 2200 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी इनके बोर्ड ने दे दी है कर्ज के जरिए। इसके चार्ट देखिए, आज के लिए क्या टारगेट रखा जाए और जिन लोगों ने खरीदा है गुरुवार शुक्रवार को, उन्हें प्रॉफिट बुकिंग किन लेवल्स पर करनी चाहिए अगर करनी है तो, या फिर वो स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करें वो भी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, केशोराम इंडस्ट्रीज के अंदर पोजीशंस को होल्ड करके चले। स्टॉक एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा रहा है और लास्ट 3 से 4 दिनों में स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ा हुआ है। तो स्टॉक यहाँ से ऊपर में 58 रुपए से लेके 60 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। जिन्होंने लॉन्ग करके रखा हुआ है वो लोग अपनी पोजीशंस को होल्ड करें, 49 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, और अगर गैप अप के साथ खुलता है तब तो फ्रेश बाइंग अवॉइड करें। 52, 53 के आसपास खुलता है तो बाइंग बन सकती है 58 से 60 के टारगेट्स के लिए।
ओके एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए, ये भी स्टॉक कैश मार्केट का ही है। सिमी जी, इसके चार्ट देखिए। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खबरें आ रही है कि वीकेंड पर जो कुछ रोड शोज वगैरह हुए हैं, इनके मैनेजमेंट ने जाकर बाहर सब इन्वेस्टर से बात की। इसमें दो नाम निकल कर आए, एक तो दुबई की कंपनी डीपी वर्ल्ड, एक है वेदांता, ये भी इसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन चार्ट बताइए। चार्ट्स तो बहुत ही शानदार है अनिल जी। एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट भी आया था लास्ट वीक को। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 52.53 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, कोई भी डिप में खरीदने का सलाह होगा मेरी तरफ से। और मिनिमम टारगेट जो मैं देख रही हूँ वो 59 से 62 का होगा, जो एक मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। जब ये स्टॉक 62 का लेवल क्रॉस करेगा, इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। एक ब्रेकआउट है और 52 का स्टॉप लॉस होगा करंट लेवल पर, या थोड़ा सा डिप पर खरीदने का सलाह होगा। 62 का ओवरऑल टारगेट के लिए मैं इसको रिकमेंड कर रही हूँ। शर्मा साहब, ये जरा सारे लैब स्टॉक, पैथ लैब स्टॉक्स पर राय दीजिए। खबर ये आई है कि आरटीपीसीआर जो वो टेस्ट होता है, फटाफट रिजल्ट जिसके आ जाते हैं ना, उसके दाम घटा दिए दिल्ली सरकार ने। कहा 2400 रुपए नहीं, अब आप 800 रुपए ही ले पाओगे। 2400 नहीं, सिर्फ 800। तो अब ये थायरोकेयर, डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस, क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या इन पर? साइकोलॉजिकल फर्क पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि जो टेस्टिंग है वो इसकी वजह से थोड़ी और भी बढ़ सकती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इनके डाउन आएगी, लेकिन वो नेट लेवल के ऊपर उनको घाटा हो ऐसा नहीं समझ में आता। ये फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लेंगे, पर साइकोलॉजिकली इनके लैब वाली कंपनियों के लिए ये नेगेटिव न्यूज है। तो ये आपके लिए यूनिकेम लैब, जरा इसके चार्ट देखिए बंसल जी, और बताइए इसके चार्ट में क्या सीन है। एक इनकी दवा है हाइपरटेंशन की, जो बहुत तनाव कम करने का काम करती है, उसको मंजूरी मिली है यूएस एफडीए से। तो यूएस एफडीए की अप्रूवल आई है इस दवा के लिए, तो ये खबर तो अच्छी है इनके लिए। बताइए चार्ट भी अच्छे हैं क्या? देखिए नहीं, चार्ट्स में एक्यूमुलेशन चल रहा है। नीचे में 240 एक सपोर्ट है, 240 एक सपोर्ट है जिन्होंने ले रखा है। 240 के सपोर्ट के साथ होल्ड करें, और बड़ा एक्शन इसमें आएगा जब ये स्टॉक 267 के रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। 267 की एक नेकलाइन को तोड़ के ऊपर निकलेगा तो एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। बायस पॉजिटिव है, ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो गिरावट पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। और अगर गिरावट नहीं होती है और ऊपर की नेकलाइन टूटती है, नेकलाइन टूटने के बाद एग्रेसिवली बाय करें।